नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार एजुकेशन की तरफ से। मैं आपके लिए लाया एक नया वीडियो नहीं आया, परंतु संबंध हमारा पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, उनके विलयन में स्ट्रांगनेस कितनी होती है, कितनी ताकत होती है, और ताकत होती है तो उन ताकत को किस प्रकार नापा जाता है। ताकत देखो, प्रबलता किस आधार पर होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अम्लों की प्रबलता अर्थात अम्लों की प्रबलता अर्थात हाइड्रोनियम आयन, और क्षारकों की प्रबलता अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब विलयन में उनकी जो प्रबलता होती है वो कितने प्रबल होते हैं, यह किस उपकरण द्वारा, किस स्केल द्वारा, किस मात्रक द्वारा मापा जाता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया तनुकरण क्या है ना। तनुकरण अर्थात मैंने बताया था कि जो अम्लों में जो सांद्रता होती है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता होती है, उस सांद्रता को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है प्रति इकाई, जिससे वो विलयन जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा तनु हो जाता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी प्रबलता नापने के स्केल को, या अम्ल या क्षारक की प्रबलता नापने के स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच अर्थात पी, जिसमें पीएच में पी पुषांश, जिसे हम अंग्रेजी में पावर, शक्ति भी कह सकते हैं, और एच मीन्स होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कह सकते हैं पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा हो, ये पीएच स्केल है, रंग बिरंगा। इसमें 0 से लेकर 14 अंक तक इंडिकेट, अंक नंबर हम ऐसे कह सकते हैं, 0 से लेकर 14 तक इंडिकेट नंबर होते हैं। ये नंबर्स हमें ये बताते हैं कि विलयन अम्लीय है तो किस प्रकार से, कितना ताकत वाला, कितना प्रबल वाला अम्ल है, और क्षारीय है कोई विलयन तो किस ताकत से वो क्षारक है, किस उसमें कितनी पावर, कितनी प्रबलता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 0 से 14 तक आंकड़ा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपसे पूछूंगा तो 0 से 14 में हाफ क्या है, तो आप बोलोगे सर 7, है ना, 7 इसका हाफ होता है। जो 0 से 7 तक का जो अंक है वो कहलाता है अम्लीय। वो पीएच में अगर किसी विलयन का पीएच 0 से 7 होता है तो उस विलयन को अम्लीय विलयन कहा जाता है, और किसी विलयन का पीएच 7 से 14 हो तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहा जाता है। परंतु जो 7 वाला मीटर था, जिसका पीएच 7 होता है, उस विलयन को ना तो अम्लीय विलयनों में गिना जाता है, ना ही क्षारीय विलयनों में गिना जाता है, उसे कहा जाता है उदासीन विलयन। अच्छा, अब 0 से 7 आपने देख लिया कि 0 से 7 जो है अम्लीय है। तो यहाँ पे एक बात दिमाग में आपके रखने लायक है, एक जो आपके थोड़ा सा माइंड को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी विलेन का पीएच 6 है और किसी विलेन का पीएच 2 है, तो इसमें से कौन सा विलेन अधिक अम्लीय होगा, तो आप जो है नंबर की तरफ जाओगे। पीएच 6 है यानी वो अम्लीय है, और पीएच 2 है तो वो कम अम्लीय है ना, पीएच। परंतु ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखना। पीएच अम्ल की बात कर रहा हूं, पीएच 0 से 7 में अधिक होगा तो उसकी अम्लीयता कम होगी, और अगर पीएच कम होगा तो उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। पीएच कम इंडिकेट करता है, पीएच जिसका पीएच कम होता है वो यह बताता है, ध्यान से समझना बात, पीएच कम होने पे यह बताता है कि उस विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक है। और मैंने आपको पहले बता दिया, सांद्रता अधिक है मतलब उसकी प्रबलता अधिक है, और प्रबलता अधिक है यानी उसका पीएच कम हो जाएगा। यानी जैसे ही हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच का मान घट जाता है। यानी कम पीएच कम तो अम्लता की ताकत ज़्यादा, पीएच ज़्यादा है तो अम्लता की ताकत कम है। उसी दूसरी ओर अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक में ऐसा नॉर्मली होता है, पीएच अधिक है तो क्षारक अच्छा है, प्रबल है, और पीएच कम है तो क्षारक कम प्रबल है। और 7 मतलब होता है न्यूट्रल, उदासीन, ना तो उसमें अम्लीय प्रभाव होगा ना ही उसमें क्षारीय प्रभाव होगा। तो चलिए हम सारिणी वगैरह देखते हैं। कुछ ये सारिणी दी गई आपको यहाँ पर, आप इन सब का पीएच, अगर आपका इनका जो पीएच है वो लिख दें आप, तो आपके लिए अच्छा होगा कि पीएच कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इस पीएच को नापेंगे कैसे।
पीएच को नापने के लिए आपके सामने ये यंत्र दिख रहा है, इस यंत्रों का उपयोग किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी विलेन को मिलाना है, अगर किसी पानी को किसी विलेन के साथ मिलाना है, तो उस पानी का पीएच जो है वो लगभग लगभग उदासीन होना चाहिए, ना ही एक भी पॉइंट आगे ना एक भी पॉइंट पीछे, मतलब ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, है ना। तो इसके लिए पीएच स्केल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीएच स्केल के द्वारा ही पता किया जाता है कि भाई किस प्रकार से पानी का उपयोग करना है, कि अम्लीयता ज़्यादा होनी चाहिए कि क्षारीयता ज़्यादा होनी चाहिए पानी का, जो भी हो, जिस विलेन की बात करें उस विलेन में, या विलेन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पीएच मीटर इस यंत्र का उपयोग होता है। इसके साथ साथ ही लिटमस पेपर का भी उपयोग किया जाता है। सर्वात्रिक सूचक भी होते हैं जिनका उपयोग करके यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है इनका उपयोग करके भी पीएच जो है रंगों के द्वारा पता किया जा सकता है। लेकिन परफेक्ट अगर पीएच मान चाहिए तो हम पीएच मीटर का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच किस प्रकार से प्रभाव डालता है, और पीएच का ज्ञान होने से हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीएच जो है सिर्फ एक प्रकार का, अगर इंडिविजुअली हम कहें तो एक प्रकार का सिर्फ ज्ञान है, एक प्रकार का मात्रक है जो कि बता सकता है कि भाई ये अम्ल है और ये क्षारक है। पीएच, बहुत बच्चों के मन में ऐसा कन्फ्यूजन रहता है, पीएच क्या कोई विलयन है, कोई रसायन है, पीएच क्या कोई जो भी चीज़ है अम्ल है कि क्षारक है जिसका उपयोग बता रहे हैं। पीएच सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का ज्ञान है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि दिया गया विलयन या जो विलयन हम जिस विलयन से हम प्रभावित हो रहे हैं, या जिस विलयन को हम प्रभावित कर रहे हैं, वो विलयन अम्लीय है कि क्षारक है, सिर्फ हमें ये पता चलता है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सजीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पीएच किस प्रकार से लाभदायी है। सामान्यतः मानव शरीर, मनुष्य का जो शरीर होता है हमारा और आपका, इसके भीतर जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में पीएच 7 से लेकर 7.8 के बीच में काम करता है, और हम एकदम कंट्रोल तरीके से, मतलब पूरी तरीके से नियंत्रित तरीके से काम कर रहे हैं। परंतु अगर मनुष्य या सभी सजीवों का लगभग इतना ही होता है, अगर किसी भी कारणवश अगर ये पीएच कम ज़्यादा हो जाए तो हमारा शरीर का जो संतुलन है, जो नियंत्रण है, वो खो जाता है। और अगर हमें पीएच का ज्ञान नहीं होगा, पीएच का ज्ञान हमारे डॉक्टर्स जो है पीएच कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हमारा इलाज करेंगे, तो ऑब्वियसली पीएच एक महत्वपूर्ण ज्ञान हो गया हमारे लिए, महत्वपूर्ण यूनिट हो गई, जिसके द्वारा जिसका पता करके डॉक्टर फिर उसी हिसाब से क्या करते हैं, हमारा इलाज करते हैं, है ना। तो शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक पीएच परास, एक नॉर्मल 7 से लेकर 7.8 तक पीएच परास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इतना ही नहीं, सामान्यतः जल जो होता है, जलाशय जो होते हैं हमारे, तालाब नदी जहाँ मीठा पानी हम उपयोग करते हैं, उसका पीएच 7 होता है। परंतु आपने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा, है ना। बरसात के समय अम्लीय वर्षा होती है, जो कि अम्लीय वर्षा है, इसलिए वो पानी जो है अगर बह के जलाशय में जाता है तो वहाँ का पीएच जो है, क्योंकि अम्ल है, वो पीएच को क्या कर देता है, घटा देता है, और पीएच 5.6 के लगभग हो जाता है। तो अब वो पीएच जो नॉर्मल 7 था, जहाँ वहाँ के जीव जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु इस प्रकार से पीएच कम हो जाने से, अचानक कम हो जाने के कारण उनकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उस पर थोड़ा सा जीवन है उस पर प्रभाव पड़ जाता है, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या तो उनके लिए ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है, या फिर उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से सजीवों का जीवन अस्तित्व टिकाए रखने के लिए पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। पीएच का मेंटेनेंस रखना, पीएच का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट होता है मृदा में पीएच का महत्व। मिट्टी, जैसे कि सजीवों में प्राणियों को जरूरत हुई पीएच का ज्ञान होने की जरूरत हुई, वैसे ही मिट्टियों में, पौधों को भी एक अच्छे विकास के लिए एक निश्चित पीएच परास की जरूरत होती है। अपनी नोटबुक लेके बैठे रहिए, जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको आप नोट करते रहिए, ताकि एग्जाम्स वगैरह में अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसका उत्तर ढूंढने के लिए ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, आसानी से आप यहाँ पर देखकर नोट करते रहिए और उसी को एग्जाम्स में लिख सकते हैं आप। तो प्राणियों की तरह पौधों को भी एक अपने विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए, अच्छे वृद्धि के लिए पीएच की आवश्यकता पड़ती है, नॉर्मल पीएच परास की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल मीन्स वही 7 के लगभग। जिस मिट्टी का पीएच, ध्यान देना,
6.5 से 6.3 के बीच होता है, उस मिट्टी में पौधे का विकास काफ़ी अच्छी तरह होता है, काफ़ी अच्छा होता है। 6.5 ना तो ज़्यादा अम्लीय हुआ, ध्यान से देखिए 6.5 और 7.3, ना तो ज़्यादा अम्लीय हुआ ना ही ज़्यादा क्षारीय हुआ। परंतु अगर किसी कारणवश पीएच 6.5 से कम हो जाता है, यानी मिट्टी अब 6.5 से कम, यानी समझ लो किस ओर जा रही है मिट्टी, अम्लीयता की ओर जा रही है, यानी मिट्टी का पीएच अब 6.5 से कम हो गया, यानी मिट्टी कैसी हो गई, अम्लीय हो गई है। तो उसमें लाइम का उपयोग करके, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का उपयोग करके उसको वापस लगभग 6.5 और 7.8 के बीच में लाया जाता है। दूसरी ओर अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है, यानी उसका पीएच अब कहाँ चला गया है, 7.8 7.3 से ऊपर चला गया, तो उसके प्रभाव को मेंटेन करने के लिए, उसके इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यानी अम्लीयता को कम करने के लिए लाइम और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से MCQs वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको दिमाग में रखे रहिए आप। अब तीसरा पॉइंट, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। अगर हमारे पाचन तंत्र में हमें पीएच के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है और उससे किस प्रकार से बच सकते हैं वो भी बताने जा रहा हूं। ध्यान देना, अमाशय में आपने पढ़ा 6 चैप्टर में कि भोजन 3 से 4 घंटे तक लगभग रहता है, और उस 3 से 4 घंटे में क्या होता है, हमारे अमाशय की दीवारों द्वारा उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है, जिसकी मदद से भोजन में रहे हुए प्रोटीन घटकों को तोड़ने में सहायता मिलती है। देखो, तोड़ने में सहायता इसलिए मिलती है क्योंकि पेप्सिन अपना कार्य कर पाता है। और पेप्सिन अपना कार्य क्यों कर पाता है भाई, क्योंकि भोजन अम्लीय हो जाता है। अगर भोजन अम्लीय नहीं होगा पूरी तरीके से तो पेप्सिन अपना कार्य नहीं कर पाएगा, दिमाग में रखे रहना इस बात को। यानी पेप्सिन को कार्य कराने के लिए भोजन का अम्लीय होना जरूरी है। और भोजन अम्लीय कब होता है, जब अमाशय की दीवारें उस पर क्या मिलाती है, उस पर क्या स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जाहिर सी बात है, पेट में जब अम्ल का स्राव हुआ तो यहाँ पे अम्लीयता का प्रमाण बढ़ गया, यानी पीएच क्या हो गया, कम हो गया, पीएच कम हो गया। लेकिन अभी तक तो ठीक था, अभी तक ठीक है पीएच, अभी भी इस वक्त आप जहाँ अभी आप हैं, आपने भोजन किया होगा, है ना, तो भी पीएच आपके शरीर का, पेट का, अमाशय का पीएच कम हो रहा होगा, लेकिन वह पीएच हमारे शरीर पे उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। परंतु अगर आपने किसी दिन हाई प्रोटीन फूड, जिस मील में, जिस खुराक में आपके प्रोटीन की मात्रा अधिक है, वैसा कुछ भोजन कर लिया, तब आपको पेट में हल्की सी एसिडिटी फील होने लगती है ना। परंतु हाइड्रोक्लोरिक, क्यों हाई प्रोटीन में, क्योंकि देखो हाई प्रोटीन फूड आपने लिया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो उसको तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन भी ज़्यादा चाहिए, और पेप्सिन का कार्य भी ज़्यादा चाहिए। और पेप्सिन का कार्य ज़्यादा कब होगा, जब भोजन में अम्लता का प्रमाण बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा अम्लता होगी पेप्सिन उसी आधार पर काम करेगा। तो पेप्सिन का कार्य कराने के लिए हाइड्रोक्लोरिक का अधिक स्रावण हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अधिक स्राव हुआ, जिसके कारण हमारे पेट में, हमारे अमाशय में अम्लता का प्रमाण बढ़ गया, एसिडिटी का प्रमाण, और हमें पेट में एसिडिटी फील होने लगी। तो एसिडिटी का मेन कारण यही होता है, और इस वजह से हमारा जो पाचन का संतुलन था वो हल्का सा क्या हो गया, बिगड़ गया। और फिर हम क्या करते हैं, जिसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रति अम्लीय पदार्थ का सेवन किया जाता है। इस प्रभाव को, ऐसे अम्लता के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रति अम्ल मतलब जो उस अम्ल का प्रभाव को समाप्त करे। जैसे कि अधिकतर अम्लता के प्रभाव को समाप्त करने के लिए खाने का सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ये दोनों क्षारीय पदार्थ हैं, एंटासिड कह सकते हैं इसको, हम प्रति अम्लीय पदार्थ कह सकते हैं। चौथा, दांतों का क्षारण रोकने में पीएच का महत्व। अगर हमें पीएच का ज्ञान होगा तो हम दांतों का क्षारण भी रोक सकते हैं। देखिए, हमारे मुंह का पीएच, हमने रात को भोजन किया और हम सो गए तो हमारे मुंह का पीएच जब नॉर्मल है तब तक ठीक है, लेकिन अगर पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय होने लगता है। दांतों का क्षय मतलब दांत नहीं टूटने लगते, परंतु जो दांतों की बाहर का आवरण होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये भी एक प्रकार का कैल्शियम फास्फेट ही है, तो इसका बना होता है। तो जो कि
इतना आसान भी नहीं होता कि मतलब नॉर्मल हमने ब्रश किया, हमने पानी से धोया, कुल्ला किया, मुंह साफ किया तो वो दांत उस आवरण का चयन हो जाए, इतना आसान भी नहीं होता। परंतु जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, मुंह में अम्लीयता आ जाती है, तो उसका चयन भी होने लगता है। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मुंह में अम्लीयता का प्रमाण कैसे बढ़ता है, मुंह में अम्लीयता अम्ल कहाँ से आ रहा है सर? तो आपने जब मुंह का जो पीएच होता है वो खुराक के कणों के कारण कम होता है। जब खुराक के कण दांतों के बीच में फंस जाते हैं या दांतों के बीच में रह जाते हैं, आपने भोजन किया तो उनका विघटन होता है, जिससे अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल निर्मित होते हैं। अम्ल यानी रात को सोते समय हमें, इसलिए डॉक्टर कहते हैं रात को सोते समय भी ब्रश करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी आदतों में से एक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं वापस। तो मुंह का पीएच कम करने के लिए मुंह का पीएच का जो प्रभाव है, ये पीएच को मेंटेन करने के लिए हम टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। वह टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और इस वजह से हमारा मुंह का पीएच जो है वो फिर से नॉर्मल उदासीन हो जाता है। यानी अब पीएच क्या, सुबह रात भर हमारे मुंह में अम्लता पैदा हुई तो हम सुबह उठ के क्या करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है वो अम्लीय प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और हमारे मुंह का पीएच फिर से क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, मेंटेन कर देता है। इस प्रकार से अगर हमें पीएच का ज्ञान होगा तो हम अपने मुंह में रहे हुए दांतों को, अपने दांतों को क्षयित होने से बचा सकते हैं। आगे, प्राणियों और पौधों के रसायनों से आत्मरक्षा के लिए भी पीएच का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि जब हमें मधुमक्खी डंक मारती है तो उसके डंक द्वारा फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सूजन, जलन या पीड़ा महसूस होती है हमें। तो ऐसा क्यों होता है ना? फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में गई तो उसने वहाँ का क्या कर दिया, संतुलन जो था वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से हमें खुजली या दर्द और सूजन महसूस होती है, जलन महसूस होती है। तो हमें इस पीड़ा से राहत के लिए खाने का सोडा, हम किसका उपयोग करते हैं, खाने के सोडे का विलेन, जलीय विलेन का उपयोग करते हैं, जिससे उस भाग को क्या कर देते हैं, उदासीन, मतलब नॉर्मली हम, क्योंकि वो क्षारीय प्रवृत्ति का है खाने का सोडा, उसको हमने रब किया, यहाँ पे घिसा, तो उससे क्या हो गया, वो जो पीएच था, जो पीएच कम हो गया था अम्ल, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है ना, वो अम्ल है ना, तो उससे पीएच कम हो गया था। वो खाने के सोडे को रब करने से वो पीएच क्या हो गया, नॉर्मल मेंटेन हो गया। तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाता है, राहत मिल जाती है। अच्छा, आइए तो प्राणियों की बात रही। अब पौधों में क्या होता है, नेटल के पौधे होते हैं, नेटल के पौधों के जो पत्ते होते हैं उनमें डंकनुमा बाल पाए जाते हैं। वो बाल जंगलों में कभी किसी पर्वतारोही या फिर किसी एडवेंचरस पर्सन जो होगा, जो जंगलों में ट्रैवल करता है, तो उसको कभी ऐसा फील होता है कि मतलब वो उस पत्ते के संपर्क में आए तो उनको वहाँ पे जलन, खुजली और इचिंग सी फील होने लगती है। तो वो उस वक्त भी यही होता है, मेथनोइक एसिड जो है वो प्रवेश कर जाती है और वहाँ पे जलन पैदा करती है। और इससे बचने के लिए वनस्पति, पौधे से बचने के लिए पौधे का ही उपयोग, मतलब डॉग का पौधा उसके प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि डॉग के पौधे की प्रवृत्ति क्या रही होगी, हाँ, क्षारीय है, क्योंकि उसने भी अम्ल का प्रभाव कौन समाप्त करता है, क्षारक समाप्त करता है, तो उसने क्षारक समाप्त करता है। यानी उस नेटल के पौधे का प्रभाव जो था वो डाक के पौधे ने समाप्त किया। इसका मतलब वो कौन सा प्रवृत्ति रखता है, नॉर्मल सी बात है, क्षारीय प्रवृत्ति। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में किस पीएच का महत्व जो था वो हमने पढ़ लिया। पीएच का ज्ञान होना जरूरी है अगर हमें इस प्रकार से सारी चीज़ों जो हमने देखी है डेली, ये सब ऑब्वियसली डेली रूटीन लाइफ है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो, और डेली रूटीन लाइफ में हमें पीएच का ज्ञान होना जरूरी है, ये तो पता चल गया। अगला पॉइंट है हमारा 2.4, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण तो प्राप्त कहाँ से होता है, ये तो आपने देख लिया है ना, पहले उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा कि लवण और पानी उसमें से प्राप्त होता है। परंतु इस टॉपिक की चर्चा, इस टॉपिक पे बात, इस टॉपिक की पढ़ाई हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा, और प्लीज़ जो भी आपके वैल्यूएबल्स कमेंट हैं वो हमें दे करके हमारी जो भी कमियां हैं उसे बताइए, ताकि हम उस पर कार्य कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आए तो आपके पास तक पहला अपडेट पहुंच जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई रिलेशन, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड अगर इस वीडियो को देख ले, उसका भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, चलता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।